तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है ऊष्मा रसायन। ओके। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, एक तो है उत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, इसके बाद आएगा दाब आयतन कार्य। और ये दाब आयतन कार्य जो हैं, हम जो विभिन्न प्रकार के प्रक्रम हैं, सम आयतनी, समदाबी, समतापी, रुद्धोष्ण, ठीक है। तो इन प्रक्रमों में किस तरह का दाब आयतन कार्य होता है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखो बच्चों, ऐसे प्रक्रम जिनमें तंत्र अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में पहुंचने के लिए अनंत पदों का प्रयोग करता है, अर्थात अनंत सूक्ष्म पदों में प्रक्रम पूर्ण होता है। बात समझ गए ना? अनंत सूक्ष्म पदों में जो है प्रक्रम होता है, तथा प्रक्रम के प्रत्येक पद में साम्यावस्था पाई जाती है, क्योंकि इनके प्रेरक बल और विरोधी बल लगभग बराबर बने रहते हैं। ऐसे प्रक्रम केवल आदर्श होते हैं, प्राकृतिक रूप से घटित नहीं होते। तो किस तरह से समझें कि सपोज ये एक पिस्टन लगा है, ठीक है। ये क्या है? ये पिस्टन। यहाँ का जो दाब है, हम ये माने कि जो गैस के अंदर का दाब है, इंटरनल प्रेशर, ये दाब, और ये हो गया इंटरनल। और सपोज ये जो है ये है ई एक्सटर्नल। तो जब ये इंटरनल फोर्स या प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर अनंत सूक्ष्म अंतर रखते हैं, बहुत ही कम अंतर, तो क्या होगा कि पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है, फिर वहीं आ जाएगा। मतलब थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठेगा, फिर बाहर का प्रेशर चूंकि बराबर है तो फिर अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। और इस तरह से अगर हमें V1 से V2 तक पहुंचना है, ठीक है, कि यहां से हमारे पास जो प्रक्रम है, हमें V1 से कहां तक पहुंचना है? V2 तक। तो बार बार क्या होगा, ये प्रक्रम ऊपर जाएगा, मतलब जो पिस्टन है ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। और इस तरह से अगर हमें V1 से V2 तक पहुंचना है तो ये अनंत पदों में पूर्ण हो पाएगा। मतलब V1 से V2 तक पहुंचने में हमें अनंत पदों का सहारा लेना होगा। तो ऐसे प्रक्रम कहलाते हैं क्या? उत्क्रमणीय प्रक्रम। बात समझ में आए कि ऐसे प्रक्रम जो अनंत सूक्ष्म पदों में चलते हैं और जिनके प्रत्येक पद में तंत्र के वातावरण और तंत्र के बीच में साम्यावस्था पाई जाती है, अर्थात इनके जो प्रेरक बल हैं, मतलब प्रक्रम को चलाने वाले, और विरोधी बल जो प्रक्रम को पीछे की तरफ धकेलते हैं, तो वो लगभग बराबर बने रहते हैं। तो इनको बोला गया है उत्क्रमणीय प्रक्रम। ये केवल आदर्श है, मींस विशेष कंडीशंस में ही बनाए जा सकते हैं, प्राकृतिक रूप से ऐसे प्रक्रम घटित नहीं होते। समझ गए ना? तो ये है उत्क्रमणीय प्रक्रम। फिर आता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। देखो, ऐसे प्रक्रम जो केवल एक ही पद में पूर्ण हो जाते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर V1 है ना, ये है, और V2 तक पहुंचना है, तो अंदर का प्रेशर जो P इंटरनल है, अगर बहुत ज्यादा P एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा है, तो एकदम से V1 से V2 तक पहुंचा जा सकता है एक ही पद में। और अगर बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, गैस का एक्सटर्नल प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर है अगर बहुत ज्यादा है कि इंटरनल से, तो क्या हो जाएगा? एक ही पद में संकुचन, ठीक है, इस तरह से। और अगर P इंटरनल बहुत ज्यादा है और P एक्सटर्नल कम है, तो एक पद में क्या होगा? प्रसार हो जाएगा, ऐसा। तो बात समझ में आ गई कि इस प्रकार के प्रक्रम जिनमें तंत्र के बाहर जो प्रेरक बल हैं और जो विरोधी बल हैं, इनमें बहुत अधिक अंतर होता है। तो यही लिखा कि ऐसे प्रक्रम जो केवल एक ही पद में पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इनके प्रेरक बल और विरोधी बल में बहुत अधिक अंतर होता है। इनको उत्क्रमित करने के लिए हमें क्या करना होगा?
एक बाहरी बल या उत्क्रमित करने के लिए बाहरी बल की आवश्यकता होती है, मतलब ये अपने आप उत्क्रमित नहीं हो सकते। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले जो प्रक्रम है वो सब क्या है, अनुत्क्रमणी है, स्वतः चलते हैं। तो समझ गए कि ऐसे प्रक्रम जो केवल एक ही दिशा में, ठीक है, ऐसे प्रक्रम जो केवल एक ही पद में पूर्ण हो जाते हैं और एक ही दिशा में स्वतः चलते हैं, ऐसे प्रक्रम को बोलते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ऐसे प्रक्रम में प्रेरक बल और विरोधी बल में अंतर होता है, और अगर इन्हें दोबारा उत्क्रमित करना है तो बाहरी बल की आवश्यकता होगी। प्रकृति में जितने भी प्रक्रम चल रहे हैं सब क्या है, अनुत्क्रमणीय, एक ही दिशा में स्वतः चलते हैं। अगर हमें उन्हें उत्क्रमित करना है तो हमें बाहरी बल देना होगा, तब जाके ये क्या होंगे, उत्क्रमित होंगे। तो इन प्रक्रम को बोलते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। बात समझ गए कि जहां दोनों बल लगभग बराबर बने हो, तब आपको एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा पद यूज करने होंगे, तो वो है उत्क्रमणी। और जहां एक ही पद में पूर्ण हो जाए प्रक्रम, जहां हमें पहुंचना है हम एक ही पद में पहुंच जाए, तो वो है अनुत्क्रमणी। उत्क्रमणीय प्रक्रम आदर्श प्रक्रम है, प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते। अनुत्क्रमणीय प्राकृतिक प्रक्रम है जो कि घटित होते हैं और स्वतः घटित होते हैं। तो इस तरह से ये है उत्क्रमणीय और ये है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अब हम आते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा दाब आयतन कार्य, यांत्रिक कार्य। मतलब प्रक्रम में दाब आयतन कार्य का मतलब है कि दाब और आयतन में परिवर्तन का गुणनफल, यही क्या कहलाएगा, दाब आयतन कार्य। मतलब जब गैस का आयतन स्थिर दाब के विरुद्ध प्रसारित या संकुचित होता है, मतलब गैस जब फैलती है या संकुचित होती है बाहरी दाब के विरुद्ध, तो इस प्रक्रम में कार्य को, जो कार्य होता है उसे बोलते हैं दाब आयतन कार्य, पीवी कार्य कहलाता है। यह दाब आयतन कार्य जो होता है, यह दाब आयतन ग्राफ में प्राप्त वक्र के अंदर आने वाले क्षेत्रफल के समानुपाती है। मतलब है कि जो क्षेत्र इस दाब आयतन का जो ग्राफ लिया जाए P और V, तो इसमें जो वक्र या जो ग्राफ में ये लाइंस आ रही हैं या एरिया जो आ रहा है क्षेत्रफल, उसके समानुपाती होगा। मतलब जितना ज्यादा क्षेत्रफल आएगा इस ग्राफ में, वह उतना ही अधिक दाब आयतन कार्य देगा। तो यही लिखा है कि जब गैस का आयतन स्थिर दाब के विरुद्ध प्रसारित हो या संकुचित होता है, तो इस प्रक्रम में जो कार्य होगा उसको बोलते हैं दाब आयतन कार्य। अगर आपको कोई ग्राफ दे रखा है और पूछा गया है कि दाब आयतन कहाँ कार्य अधिक हो रहा है, तो आपको क्या देखना है कि दाब आयतन कार्य का जो ग्राफ है, उस ग्राफ में आपको देखना है कि कहाँ क्षेत्रफल ज्यादा कवर हो रहा है। जहाँ क्षेत्रफल ज्यादा कवर होगा वहाँ कार्य ज्यादा होगा। अब देखो, जैसे हम इस अक्ष में P ले रहे हैं और इस अक्ष में B, है ना। यहाँ से A से B में अगर आप देखें परिवर्तन, तो यहाँ पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, स्थिर है, केवल क्या बदल रहा है, दाब। तो ऐसे प्रक्रम में सिर्फ एक सरल रेखा मिल रही है, तो ये है सम आयतनी प्रक्रम। मतलब A से B जो है ये है सम आयतनी प्रक्रम, इसमें कोई एरिया कवर नहीं होगा, मीन्स इसमें कोई कार्य नहीं होगा। मतलब सम आयतनी प्रक्रम में गैस द्वारा कोई भी कार्य नहीं होगा क्योंकि आयतन ही नहीं बदलता। फिर हम आते हैं B से C। तो देखो B से C अगर आप देखें तो ये है समदाबी प्रसार। क्यों? क्योंकि दाब स्थिर दिख रहा है आपको, यहां से अगर आप मिलाएं तो यहां तक चलते हैं तो दाब स्थिर है, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, समदाबी प्रसार। और अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें जिसके अंडर में आ रहा है, तो ये हो जाएगा ABC और A', ठीक है। इस तरह से ये अधिकतम क्षेत्रफल को कवर कर रहा है। आप देख रहे हैं बाकी सब जो ग्राफ है इसके अंदर ही आ रहे हैं, तो ये जो है समदाबी प्रसार में सबसे बड़ा क्षेत्रफल कवर हो रहा है, इसीलिए सबसे ज्यादा जो कार्य है, यहाँ अगर हम प्रसार कार्य की बात करें, ये प्रसार है क्योंकि आयतन बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा जो प्रसार कार्य है वो हमें दिख रहा है किसमें, समदाबी प्रसार। बात क्लियर है यहाँ तक। फिर तीसरा आते हैं B से D। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि B से D जो ये वक्र दिख रहा है, ये किसको शो कर रहा है, समतापी प्रसार।
तो समतापी प्रसार का जो अंडर एरिया देखो आप, यहां से आएगा, मतलब यहां से लेके ऐसे हम चले, ये है और यहाँ तक, मतलब ए बी डी ए डैश, ये आ रहा है ना, ए बी डी ए डैश। तो ये एक क्षेत्रफल दूसरे नंबर में दिख रहा है, मतलब समदाबी का जो प्रसार था उससे थोड़ा सा कम है, तो इसमें भी अधिक कार्य होगा, लेकिन अधिकतम नहीं है, अधिकतम केवल समदाबी है। और फिर बीई में आ जाए तो इसमें एरिया आ रहा है ए बी ई ए डैश, इसमें कम क्षेत्रफल आ रहा है तो कम कार्य होगा। तो इस तरह से अगर हम चारों प्रक्रम के कार्य की तुलना करें तो सबसे ज्यादा हमें दिख रहा है समदाबी प्रक्रम का कार्य, फिर आता है समतापी का, फिर आ रहा है रुद्धोष्म का, और फिर आ रहा है सम आयतन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, फिर से समझें। दाब आयतन कार्य निकालना है तो हमें दाब गुणा आयतन परिवर्तन का गुणनफल लेना है ये। तो इसका मतलब है कि अगर दाब आयतन के विरुद्ध ग्राफी निरूपण किया गया है तो आपको देखना है कि दाब और आयतन के गुणनफल कहाँ मैक्सिमम आ रहा है। जहां पर दाब आयतन गुणनफल मतलब सीधा है P इंटू डेल्टा V का जो गुणनफल है, ठीक है, ये गुणनफल आपको देखना है। ठीक है, तो ये गुणनफल जहां पर गुणनफल अधिकतम हो वहां पर क्या होगा बच्चों, अधिकतम कार्य। समझ गए ना। तो सबसे ज्यादा आपको दिखा समदाबी में, फिर समतापी में, फिर सम, ठीक है, और फिर रुद्धोष्म में, और सबसे कम कोई आयतन नहीं आ रहा है वो है सम आयतन। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से दिखना। फिर अगर हम संपीड़न कार्य की बात करें तो संपीड़न कार्य में बिल्कुल ग्राफ उल्टा है, मतलब है कि गैस के आयतन में कमी करें, हम गैस के ऊपर दबाव डालें। तो बी से सी अगर आप देखें तो सम आयतन ही है, इसमें कोई क्षेत्रफल नहीं आएगा, मतलब कोई कार्य नहीं होगा, ना तो संकुचन हो रहा है ना प्रसार में हुआ। अगर हम इसमें चले बी से ए की तरफ तो ये समदाबी संकुचन है, इसका क्षेत्रफल जो मिल रहा है हमें कितना मिल रहा है, देखो ये आ रहा है बी डैश बी से ए और ए डैश, सॉरी यहाँ लिखना है, ये है। अगर हम समदाबी की बात करें तो कम क्षेत्रफल का मतलब है कि बी डैश बी ए ए डैश, ये वाला क्षेत्रफल इधर से अब मान लिया जाए ऐसे। तो और अगर मान लो यहाँ से ले लो आप पूरा क्षेत्रफल, है ना, कि यहाँ पर, बल्कि मैं यहाँ से ले लूँ इसको यहाँ से ऐसे, तो ये क्षेत्रफल किस में आ रहा है। अगर मान लिया जाए हमने यहाँ तक ही आयतन संकुचित किया है, यहाँ तक जाएंगे तो अगर हम यहाँ तक लेंगे तो ऐसा, और यहाँ तक पहुंच जाए तो यहाँ तक का लिखा। तो ये है समदाबी संकुचन, आयतन लगातार घट रहा है। फिर यहाँ से बी से ई और बी से डी, अब आप बी से डी देखोगे ये है रुद्धोष्म संकुचन, यहाँ कम आयतन परिवर्तन में ही दाब बढ़ जाए। क्यों बढ़ा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दाब जब हम बढ़ाएं, मतलब आयतन घटाएंगे, मतलब जब संकुचन करेंगे प्रक्रम का, तो क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम है तो रुद्धोष्म प्रक्रम में आयतन के घटने से दाब बढ़ रहा है, प्लस प्रक्रम रुद्धोष्म है, संकुचन होगा, तंत्र पर कार्य होगा तो ताप भी बढ़ेगा। तो ताप और आयतन दोनों मिलके दाब को बढ़ा रहे हैं। मतलब इस लाइन में अगर हम P कहें तो ये है P के समानुपाती और V के व्युत्क्रमानुपाती, कि आप जैसे जैसे आयतन घटाओगे दाब बढ़ रहा है, और जैसे जैसे रुद्धोष्म प्रक्रम में आयतन घटेगा ताप बढ़ेगा। तो यही कारण है कि ये लगातार जो है बढ़ता जाता है, और कम आयतन परिवर्तन में ही दाब जो है C के इक्वल हो गया। जबकि अगर ये वाला देखो आप बी से ई, तो ये है समतापी। तो समतापी अगर आप देखोगे तो इसमें जो दाब में वृद्धि है वो केवल और केवल आयतन में कमी के कारण है, और इसलिए हमें ज्यादा आयतन घटाना होगा तब जाके वो दाब सी पॉइंट के बराबर पहुंचेगा। तो जो एरिया देख रहे हैं बी से डी, तो बी डी सी, अगर हम इस एरिया की कवर की अंडर देखें जो एरिया कवर हो रहा है, तो
पहले नंबर में जो है रुद्धोष्म प्रक्रम में सबसे ज्यादा एरिया कवर हो रहा है, उससे कम एरिया जो कवर हो रहा है वो समतापी प्रक्रम में दिख रहा है, और उससे कम दिख रहा है समदाबी में, और सबसे कम समायतन। तो अगर आप कार्य निकालेंगे तो सबसे ज्यादा कार्य हो रहा है रुद्धोष्म में, फिर हो रहा है समतापी में, फिर हो रहा है समदाबी में, और सबसे कम है सम आयतन। मतलब है संकुचन कार्य जो तंत्र के ऊपर कार्य हो रहा है वो इस तरह का ग्राफ दिखेगा। तो बात दोनों अच्छी तरह से समझ गए, संपीड़न कार्य और रुद्धोष्म वाला, ठीक है, प्रसार कार्य, दोनों में आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, निकाल के बताना। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। बस आपको ग्राफ को पहचान लेना है और उसका एरिया देखना है जो कवर हो रहा है। जो जहाँ ज्यादा एरिया कवर हो रहा है वहाँ ज्यादा कार्य, जहाँ कम एरिया कवर हो रहा है वहाँ कम कार्य। तो संकुचन कार्य और प्रसार कार्य मैंने दोनों अच्छी तरह से समझा दिया। अब आप एक बार अच्छे से समझें, इसको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर हम आते हैं दाब आयतन कार्य की गणना। न्यूमेरिकली हमें दाब आयतन कार्य निकालना है, तो हम कैसे निकालें? तो पहला है समतापी अनुक्रमणीय प्रक्रम में स्थिर दाब के विरुद्ध कार्य। पहला कार्य मैंने निकाला है यहाँ पर, ठीक है, कि ताप स्थिर रखें और दाब स्थिर रखें, और फिर आयतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो क्या कार्य होगा? तो इसका सीधा फॉर्मूला रखना है W = -P एक्सटर्नल डेल्टा V, या W = -P एक्सटर्नल V2 - V1, जहां P एक्सटर्नल बाह्य दाब है, V1 प्रारंभिक आयतन है, V2 अंतिम आयतन। तो इस प्रक्रम से हम इस फॉर्मूले से, चाहे वो प्रसार कार्य हो चाहे संकुचन कार्य हो, हम दोनों कैलकुलेट करेंगे। इस साइन के आधार पर ही हमें कार्य का पता चलेगा कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक। जैसे पहला है प्रसार कार्य, समदाबी प्रसार, कि आयतन V1 से V2 तक होगा, तो प्रसार होगा तो V2 ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों? V1, प्रारंभिक आयतन से अंतिम आयतन ज्यादा होगा। P एक्सटर्नल हमेशा ही धनात्मक होता है। तब ऐसे में गैस का आयतन फैलेगा, तो W जब आप कैलकुलेट करोगे डेल्टा V पॉजिटिव होने से W निगेटिव आएगा, अर्थात तंत्र द्वारा कार्य होगा। और ऐसे में कार्य का साइन हम जानते हैं कि जब तंत्र कार्य करता है तो वो हमेशा ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि तंत्र की ऊर्जा घट जाएगी, कार्य वो कर रहा है, प्रसारित वो हो रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो बाहरी दाब स्थिर रख के, अगर बाहरी दाब के विरुद्ध पूछा गया है इतना आयतन हो रहा है परिवर्तन, तो ध्यान रखें आप यही फॉर्मूला यूज करो। अगर संकुचन की बात करें, समतापी संकुचन या समदाबी संकुचन, तो इसमें गैस का आयतन घटेगा, V1 ज्यादा V2 कम रहेगा, मतलब अंतिम आयतन कम रहेगा। ऐसे में डेल्टा V निगेटिव होगा। और जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे W = -P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो W पॉजिटिव आएगा, अर्थात तंत्र पर कार्य होगा, इसलिए यह क्या होगा? धनात्मक, क्योंकि संकुचन मतलब तंत्र के ऊपर दबाव पड़ेगा। तो ऐसे में आयतन घटेगा और ऊर्जा तंत्र में जुड़ेगी। तो देखो यहाँ पर लिखा है P इंटरनल ग्रेटर देन P एक्सटर्नल। जब गैस के अंदर का दाब ज्यादा और बाहरी दाब हो तो गैस प्रसारित हो जाएगी एक ही पद में अनुक्रमणीय रूप से। और जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो और इंटरनल प्रेशर कम है तो गैस एकदम नीचे की तरफ दब जाएगी अनुक्रमणीय रूप से। इसलिए हम यहाँ पर अनुक्रमणीय प्रक्रम में कार्य की गणना कर रहे हैं। तो समझ गया, प्रसार कार्य हमेशा ऋणात्मक होगा और संकुचन कार्य हमेशा धनात्मक होगा। कार्य में अगर आप जब कार्य निकालोगे तो उसमें आपको P × V का गुणनफल लीटर एटीएम या लीटर बार में आएगा। आप उसे जूल में चेंज करना चाहें तो 1 लीटर एटीएम इक्वल टू होता है 101.325 जूल, और 1 लीटर बार होता है 100 जूल। इस तरह से आप लीटर बार या लीटर एटीएम को जूल की इकाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन समझें कि एक आदर्श गैस का समतापी अनुक्रमणीय प्रक्रम में 2 एटीएम बाह्य दाब के विरुद्ध 50 लीटर से 100 लीटर तक प्रसारित होता है, ठीक है। आयतन जो है गैस समतापी अनुक्रमणीय प्रक्रम में 2 एटीएम के विरुद्ध आयतन, ठीक है, यहाँ पर लिखें, यहाँ पर आ जाएगा आयतन 50, ठीक है, 50 लीटर से 100 लीटर तक प्रसारित होता है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो देखो यहाँ पर P एक्सटर्नल को एटीएम लेना है, ठीक है, V1 50 लीटर, V2 100 लीटर आपने निकाला, तो ये हो जाएगा P एक्सटर्नल -2 एटीएम, V2 100 -50 लीटर, तो आ गया 100 लीटर एटीएम,
आपने इसको 101.325 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपके पास इतने जूल वर्क, जो कि माइनस में है, मतलब तंत्र द्वारा कार्य होगा। अब देखो यहाँ पर है कि 16 किलोग्राम ऑक्सीजन एसटीपी मतलब 1 एटीएम पर समदाबी रूप से अपने प्रारंभिक आयतन से दोगुना आयतन ग्रहण कर लेता है, तो प्रक्रम का कार्य क्या होगा। तो देखो बच्चों, अगर मान लो समदाबी रूप से गैस प्रसारित हो रही है, अनुत्क्रमणी प्रक्रम है और मोल भी दे रखे, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में मोल नहीं थे, यहां पर मोल ले जाएंगे, तो आपको पहले दी गई मात्रा का मोल, जितने भी मोल है उसको आयतन में बदल लिया। ठीक है, 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मोल निकाल लिया आपने, 16 किलोग्राम था, 16 ग्राम में चेंज करके, तो ये मोल आ गया 5 × 10⁻² मोल। ठीक है, तो V1 आयतन इतना हो गया 5 × 10⁻² × 22.4 लीटर। क्यों? क्योंकि एसटीपी पर है तो हमें मोल पता है, तो हमने उसको लीटर में चेंज कर लिया। यहां तक बात क्लियर है। और फिर जब गैस, ठीक है, क्या हुआ कि जब गैस प्रसारित हो रही है तो अपने आयतन से डबल आयतन ग्रहण कर रही है, तो इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास प्रारंभिक आयतन था, ठीक है, हम उस आयतन को डबल कर दें। तो जब हम डबल करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास 112 × 10⁻² लीटर हो जाएगा, 224 × 10⁻² लीटर, डबल हो गया। बस अब आपको करना क्या है कि डेल्टा वी निकाल लेना है, तो इनका जो डिफरेंस है वही आ गया 112 × 10⁻² लीटर। बस फिर आपने एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम था, डेल्टा वी रख दी, तो ये आंसर आपका कैलोरी में जो ये है, फिर मैंने इसको किस में चेंज कर दिया, कैलोरी में, पहले जूल में, फिर जूल को डिवाइड कर दिया 4.184 से, तो ये कैलोरी में चेंज हुआ। और बदलना है तो किलो कैलोरी में बदल दो 1000 से डिवाइड करके। तो इस तरह से आपको अगर मोल दे रखे हैं और गैस का बाहरी दाब के विरुद्ध आयतन प्रसार हो रहा है या संकुचन हो रहा है, तो मोल से आयतन निकाल लो, फिर आगे की गणना करो। डायरेक्ट मोल नहीं दे रखे, आयतन ही दे रखे, सीधा आयतन का डिफरेंस लेके कैलकुलेशन करना है। ठीक इस तरह गैस का आयतन 10⁻² मीटर क्यूब से 10⁻³ मीटर क्यूब तक संकुचित होता है, तो बाहरी दाब 10⁵ पास्कल है, तो कार्य की गणना कीजिए। फिर फॉर्मूला वही लगा देंगे, P एक्सटर्नल V2 - V1 है ना, -10⁵ न्यूटन पर मीटर मतलब पास्कल, V2 है 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, और जो V1 है वो है 10⁻², संकुचित हो रहा है तो आयतन छोटा हो गया, तो ये डिफरेंस आपने निकाल लिया और ये आया 900 जूल। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है जब बाहरी दाब के विरुद्ध कार्य पूछा गया हो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में, तब आपको यही फॉर्मूला लगाना है। नहीं लिखा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, बाहरी दाब के विरुद्ध लिखा है समदाबी रूप से, समतापी रूप से, तो आपको इस फॉर्मूले से W की कैलकुलेशन कर देनी। बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो आज यहाँ तक ही हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है समतापी उत्क्रमणी प्रक्रम में कार्य की गणना, अधिकतम कार्य की गणना, और इसके बाद आएगा अगला। तो ध्यान से देखें कि जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, उसमें जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है उसमें एक शब्द आएगा अधिकतम कार्य, जबकि इसमें अधिकतम कार्य नहीं आ रहा है। तो वो हम देखेंगे कि उसमें अधिकतम कार्य का शब्द क्यों यूज किया गया है, ठीक है, जबकि इसमें अधिकतम। तो ध्यान रखें, कभी भी अनुत्क्रमणी प्रक्रम में अधिकतम कार्य नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतम कार्य तभी प्राप्त होते हैं जब आपके बल, जो प्रेरक बल हैं और जो विरोधी बल हैं, बिल्कुल बराबर हो जाए। मतलब जब इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर लगभग बराबर होते हैं, तब गैस अधिकतम प्रसारित रूप में होती है या अधिकतम संकुचित रूप में, और उसी समय हमें अधिकतम कार्य की प्राप्ति होती है। और ये प्रक्रम अनुत्क्रमणीय रूप से नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें कोई एक दाब बहुत ज्यादा और एक कम होगा, तभी प्रक्रम एक ही पद में चलता है। इसलिए अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अधिकतम कार्य की स्थिति नहीं बनती, जबकि उत्क्रमणीय प्रक्रम में जब आप जाओगे तो सीधा सीधा देखोगे गैस का इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के लगभग बराबर होता है। और हम जानते हैं कि जब दाब आपस में बराबर हैं, अपोजिट, तो उनके प्रेरक बल और विरोधी बल बराबर हो जाएंगे, और गैस जितना मैक्सिमम दम लगा के प्रसारित हो सकती है उतनी होगी, या जितनी दम लेके बाहरी दाब गैस को संकुचित कर सकता है
इसीलिए उसमें जो कार्य मिलेगा वो अधिकतम कार्य मिलेगा। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अधिकतम कार्य नहीं होता, केवल अधिकतम कार्य उत्क्रमणीय प्रक्रम में ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम उसको अलग से डिस्कस